हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम अपने सब मॉड्यूल 7 को जो मेंटेनेंस प्रैक्टिस का है हमारे, उसको हम आखिरी एकदम उस पे ले आए हैं क्योंकि ये आखिरी चल रहा है इसका। इसमें हम बात करेंगे कि वायर इंस्टॉलेशन क्या होता है, ठीक है, वायर का आइडेंटिफिकेशन कैसा किया जाता है, वायर का आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी क्यों है, ठीक है, वायर को कैसे रूट किया जाता है, यानी कैसे कैसे उसे जगह जगह पर ले जाया जाता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इंस्पेक्शन करना पड़ता है, या फिर जो हमारा ये चैप्टर है EWIS, इसमें हमें कौन से स्टैंडर्ड का यूज करना होता है, EWIS के तहत हमें क्या क्या इंस्पेक्शन करना होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वायर की आइडेंटिफिकेशन होती क्या है। तो ध्यान रखिए, वायर का आइडेंटिफिकेशन करने का मतलब होता है कि उसे बताना कि वो कहाँ से निकला है, कहाँ गया है, या फिर वो किसी अगर उसमें कोई स्पेशलिटी है तो वो बताना। कि जब कोई भी मेंटेनेंस पर्सनल या कोई भी इंसान उसको देखे जो टेक्निकल हो तो उसे समझ में आए कि इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, क्यों करना चाहिए मैं आपको बता दूं, इसलिए ताकि आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकें, उसे पहचान सकें, उसका मेंटेनेंस इजीली हो सके। ये सारे रीजंस होते हैं किसी भी वायर को आइडेंटिफिकेशन करने का या फिर उसमें मार्क करने का। ठीक है, इसके कुछ नियम और रूल्स होते हैं। ठीक है, रूल्स ये होते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है जो कि 15 इंच से ज़्यादा का है तो हर 15 इंच के इंटरवल पर, यानी हर 15 इंच के बाद उसकी एक बार मार्किंग जरूरी है। ठीक है, अब आपके मन में ये भी सवाल आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई वायर 15 इंच से छोटा हो। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी वायर 7 इंच से लेकर के 15 इंच के बीच का होता है तो उसके बिल्कुल सेंटर में एक बार मार्किंग की जाती है। और अगर कोई ऐसा वायर है जो 7 इंच से छोटा है, यानी 3 इंच या उससे छोटा है, तो उसमें किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत छोटा वायर होता है। आप इजीली देख सकते हैं कि कहां से निकला है और कहां को गया हुआ है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो मार्किंग करने का तरीका होता है, पहले पुराने ज़मानों में तो स्टाम्प, हॉट स्टाम्प होता था, उससे लगाते थे। फिर जब और ज़माना एडवांस हो गया तो फिर हम उसके बाद इंक जेट प्रिंटर का यूज़ करने लगे। लेकिन मॉडर्न टाइम में हम लेज़र प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं किसी भी वायर पर मार्क करने के लिए। ठीक है, एक और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा कि जनरली क्या होता है, जनरल कंडीशन में हम जो हमारी वायर होती है या केबल होती है उसी के ऊपर डायरेक्ट मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, मतलब केबल के ऊपर या वायर के ऊपर ही उसके वायर नंबर या उसका इंस्टॉलेशन नंबर या जो कुछ भी है उसके ऊपर ही लिखा होता है। लेकिन कुछ ऐसे वायर्स होते हैं जो स्पेशल होते हैं, ठीक है, जैसे कि थर्मोकपल वायर या फिर कोई भी स्पेशल वायर है, तो उसमें हम क्या करते हैं ना, एक स्पेशल स्लीव चढ़ाते हैं, छोटा सा स्पेशल स्लीव चढ़ा करके फिर उस स्लीव के ऊपर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये तो वायर आइडेंटिफिकेशन की बात होगी। अब हम बात करेंगे वायर के इंस्टॉलेशन के बारे में कि वायर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो हम जानते हैं कि वायर, कोई भी वायर हो, उसे इंस्टॉल करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो एक रास्ता चाहिए जहाँ से वो जा सके, वो रास्ता इफिशियंट होना चाहिए। ठीक है, उसमें सपोर्टिंग पॉइंट होने चाहिए। ठीक, उसमें किसी भी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई लंबा वायर हो, आप उसको खींच रहे हैं, उसमें अगर बहुत ज़्यादा टेंशन है, यानी उसमें खिंचाव है, ठीक है, और एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, तो उसमें अलग लेवल का हमारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस आते हैं। हम जानते हैं 5 स्ट्रेसेस आते हैं, तो उसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है। इसके लिए हम करते क्या है, स्लैग छोड़ते हैं। स्लैग मतलब ढीलापन। ठीक है, जैसे आपने घरों और गाँव में भी देखा होगा, जो बिजली के पोल्स होते हैं उनके वायर में भी स्लैकिंग छोड़ी जाती है, यानी वो थोड़े ढीले होते हैं। ऐसा नहीं होता बिल्कुल टाइट खींच के ऐसा किया जाए, क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर के इफेक्ट होने की वजह से, इन्वायरमेंटल के इफेक्ट से वो क्या होते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, यानी उसमें थर्मल एक्सपेंशन वगैरह होती रहती है, इसलिए हम उसमें स्लैकनेस छोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ऐसे वायर्स जो ऐसे जनरली जाते हैं, यानी रोटेट करके फेस दिए जाते हैं, यानी कहीं एक जगह से निकले, वहां जाके क्लैंप कर दिया हमने, वहां से निकला फिर अपनी जगह पर पहुंच गया। ऐसी वायरिंग जो जनरल वायरिंग होती है और जिसमें किसी में भी तरह का स्पेशल कवर नहीं लगाया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं ओपन वायरिंग सिस्टम। ठीक है, तो जनरली ओपन वायरिंग सिस्टम ही मिलता है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, उसमें स्पेशल टाइप का स्लीव या स्पेशल टाइप का कुछ मटेरियल ऊपर लगाते हैं, तब फिर उसे क्लोज्ड वायरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब खास बात और कि जब कभी आप एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट में आपने जनरली देखा होगा सिंगल वायर कहीं भी नहीं जाता। ठीक है, बंडल्स ऑफ वायर को भेजा जाता है। ठीक है, जिसे लूम या फिर हार्नेस कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो भी कोई हार्नेस हमारी होती है, जो कोई भी हम जैसे लूम कहते हैं, उसमें 75 वायर से ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, 75 वायर से ज़्यादा उसमें नहीं रखते हैं। या फिर उसका जो डायमीटर है, अगर वो 1.5 से 2 इंच से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तब भी हम उससे ज़्यादा, मान लीजिए मोटे मोटे वायर हैं और 75 वायर रखेंगे तो इतना मोटा हो जाएगा, तो ये भी हम ध्यान रखते हैं। या तो 75 वायर वाला क्राइटेरिया आप मानिए, या फिर उसका जो डायमीटर है वो 1.5 से 2 इंच से ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो मैंने स्लैगनेस आपको बता दिया। एक और खास बात, जनरली आप देखते हैं कि दो वायर को जब हम ज्वाइन करना होता है, वो किसी तरह से अगर डिफेक्टिव हो गए, उसको मिलाने के लिए हम स्प्लाइसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखिएगा, स्प्लाइसेस हम मिनिमम यूज़ करते हैं, मतलब कम से कम, जितना कम हो जाए उतना कम स्प्लाइस यूज़ करते हैं। और अगर यूज़ किया भी है तो इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से जो वायर का स्ट्रेंथ है वो ना कम होने पाए, वायर की कंडक्टिविटी में कोई फर्क ना आए, वायर की रेजिस्टिविटी में कोई फर्क ना आए, ये सारी बातों का ध्यान रखना है। और अगर कोई स्पेशल वायर है, जैसे कि
थर्मोकपल हो गया, जैसे कि आपका कोएक्सियल केबल हो गया, जैसे कि आपका फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, अगर इन सबको आप जोड़ते हैं स्प्लाइसेस के थ्रू, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास एक अप्रूव्ड मेंटेनेंस डेटा हो, ठीक है। बिना अप्रूवल के आप इसमें स्प्लाइस लगा ही नहीं सकते, ठीक है। यानी जनरल वायर में तो आप लगा सकते हैं अगर सारी चीजें आप मेंटेन करते हैं, मतलब स्ट्रेंथ वगैरह, लेकिन ये अगर स्पेशल वायर्स में किसी तरह का आप स्प्लाइस यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक अप्रूव्ड सीट होना चाहिए, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो एक बेंड रेडियस का बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल आता है। देखिए बेंड रेडियस का मतलब क्या होता है। एयरक्राफ्ट जो है वो जनरली आपने देखा होगा सर्कल टाइप में होता है, ऐसे बॉटल टाइप का होता है, और उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, इधर उधर ऐसे रूट करके हमें ले जाना पड़ता है वायर को। तो क्या होता है, कई जगह हमें वायर को मोड़ना पड़ता है, और हम जब किसी भी चीज़ को मोड़ते हैं तो देखिए वो रेडियस बनाता है, ठीक है। हमने पहले भी बता दिया कहीं भी आपको शार्प बेंड नहीं करना है, ऐसे 90 डिग्री पे आपको वायर्स को नहीं मोड़ना है, ठीक है। तो आप उसे जब बेंड करेंगे तो एक रेडियस बनाएगा। बेंड रेडियस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर आप उसे बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम आती हैं। इस कारण से आप जनरल वायर अगर है कोई, तो उसमें जो आपका लार्जेस्ट वायर है, यानी जो सबसे मोटा वाला वायर है, उस वायर के आउटसाइड डायमीटर का 10 टाइम्स आप रखते हैं बेंड रेडियस। लेकिन क्वेश्चन डीजीसी का ये आता है कि आरएफ केबल होता है तो उसमें क्या करते हैं। तो अगर कोई भी आरएफ केबल है तो उसका जो बेंड रेडियस होता है वो 6 टाइम होता है आउटसाइड डायमीटर ऑफ द केबल, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो जहां जहां से भी हमारा रूटिंग होता है एयरक्राफ्ट के वायर्स का, वो रूटिंग मतलब जहां से भी होकर के वो जो गुजरा होता है, वहां पर हमें उसमें एब्रेशन ना होने पाए, वो कटे फिटे ना, ठीक है, किसी भी तरह से। उसके लिए हम स्पेशल पैडिंग करते हैं। स्पेशल पैडिंग क्या होता है कि मतलब उसमें कुशंस वगैरह लगाना, ताकि वो किसी भी तरह से डैमेज ना हो। इसके अलावा अगर वो हाई टेम्परेचर वाले एरिया में यूज हो रहा है तो भैया उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो सर्टिफाइड हो उस टेम्परेचर में, ठीक है। इसके अलावा उसमें इंसुलेशन ऐसा हो कि उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। फिर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि वायर जो है वो कहीं से सॉल्वेंट से या फ्लूइड से होकर के गुजर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्लूइड या सॉल्वेंट से उसको 6 इंच के सेपरेशन देकर रखते हैं, ताकि फ्लूइड वगैरह उस पर ना गिरे, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, उसका इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, उसकी कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है। तो हम पहले से ही प्रिकॉशन लेकर रखते हैं, ठीक है। एक और वर्ड है इसमें, ड्रिप लूप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जब किसी भी कनेक्टर में वायर को लगाया जाता है ना, तो मान लीजिए ऐसे वायर है तो ऐसे ड्रिप करके तब फिर इसमें लगाया जाता है, ठीक है। तो ये ड्रिप करने का क्या मतलब होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। ये ड्रिप लूप का मतलब होता है कि वायर आया, पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर जाके किसी कनेक्टर में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए अगर कहीं से फ्लूइड वगैरह इस वायर को पकड़ करके आ रहा है, जैसे हम जनरली देखते हैं ना, कोई पानी वगैरह है तो किसी चीज को पकड़ लेता है तो ऐसे ऐसे फ्लो होकर उसी पे से आ जाता है। तो मान लीजिए वायर से कोई फ्लूइड फ्लो होकर के आ रहा है और वो अगर बिल्कुल सीधे कनेक्टर में कनेक्ट है तो सारा फ्लूइड कहां चला जाएगा, कनेक्टर में। लेकिन अगर ड्रिप लूप आपने कर रखा है तो क्या होगा, नीचे जाएगा वो फ्लूइड और ग्रेविटी की वजह से वहीं पे गिर जाएगा, वो कनेक्टर में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ड्रिप लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जब हम एयरक्राफ्ट में कनेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। फिर इनको प्रोटेक्ट भी करना होता है, ठीक है, इनका प्रोटेक्शन भी करना है। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, स्पेशल प्रोटेक्शन हम वहां पर लेते हैं जहां पर चांसेस डैमेज के ज्यादा होते हैं, जैसे कि व्हील वेल एरिया, ठीक है। व्हील वेल क्या होता है, जहां पर आपका लैंडिंग गियर जो है निकलता और बंद होता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट और इंट्रैक्ट होता है। तो वहां पर जो व्हील वेल एरिया होता है वहां पर हमें स्पेशल प्रिकॉशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर लैंडिंग स्पीड, यानी लैंडिंग जब आप करते हैं रनवे पर, तो वहां डर्ट, डस्ट, मिट्टी, धूल, जो कुछ भी है वो डायरेक्टली वहां कॉन्टेक्ट में आता है, पत्थर, आइस वाइस, सब चीज वहां पर डायरेक्टली लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम करते हैं उसमें स्पेशल इंसुलेशन का यूज करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, या फिर हम कॉन्डिट्स का यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्डिट क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट जो होता है कि आप जब बंडल्स एयरक्राफ्ट किसी भी वायर के बनाएंगे ना, तो ऐसा आप, मैंने अभी तो बताया ना आपको कि वायर है तो स्लैकनेस छोड़ेंगे, लेकिन अगर बंडल भी है ना तो भी उसमें स्लैकनेस छोड़ेंगे, और अगर लंबा रूट कर रहे हैं तो बीच बीच में उसे बांधा जाता है। एक स्पेशल टाइप का आपका मटेरियल होता है जिससे कई जगह पर उसे हम बांधते हैं, ठीक है। बेंड रेडियस मैंने आपको बता दिया सॉल्वेंट से। और एक चीज होता है चैफिंग, ध्यान रखिएगा, चैफिंग का मतलब एब्रेशन ही होता है, उसे मतलब टूटना कटना, इन्हीं को चैफिंग बोला जाता है, ठीक है। फिर क्लैंप इंस्टॉलेशन, अब मैंने बताया ना कि लंबी लंबी रूट्स की भी वायर हो सकती हैं, तो उसे जगह जगह पर सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्लैंप का यूज करते हैं। ध्यान ये रखना होता है कि क्लैंप बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, और करेक्ट एंगल में इंस्टॉल होना चाहिए, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। इस तरह से वो करेक्ट एंगल पर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो भाई इसका हमें इंस्पेक्शन भी करना होता है क्लैंप का, कि वो ढीला तो नहीं है, किसी तरह से वो कट फट तो नहीं गया है, अगर कट गया है तो उसे नया लगाओ, किसी तरह से वो ढीला तो नहीं हो गया है, क्योंकि एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है।
फिर बात आती है कॉन्डिट क्या होता है। तो देखिए कॉन्डिट एक तरह का आप कह लीजिए इंसुलेशन मटेरियल होता है, मतलब कि एक तरह से जैसे पाइप होता है ना, उसी तरह से कॉन्डिट होता है। ये फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं और रिजिड भी हो सकते हैं। इनका हम यूज करते हैं वायर्स के ऊपर, मतलब इसकी वायर्स की कवरिंग के लिए इनका यूज किया जाता है। इसलिए हम यूज करते हैं, जैसे अभी मैंने व्हील वेल एरिया का एग्जांपल लिया था, तो व्हील वेल एरिया में क्या है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो जहां कहीं भी हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है वहां पर हम कॉन्डिट्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका लैंडिंग गियर एरिया हो गया, यानी व्हील वेल एरिया हो गया, इंजन हो गया, इंजन बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, या फिर और भी कोई ऐसा पार्ट जो मूविंग होगा, जहां पर बार बार अप डाउन होना है, जैसे कोई फ्लाइट कंट्रोल के पास कोई वायर है, तो ऐसे कंडीशंस में हम कॉन्डिट्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो EW, अब इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा वायर है जो बहुत ज़्यादा हीट वाले एरिया में जा रहा है, जैसे इंजन में कोई अगर जा रहा है, तो उसमें हम हीट श्रिंक का भी यूज़ करते हैं। हीट श्रिंक एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया ना कॉन्डिट, इसी तरह से वो थोड़ा फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, ऐसे मतलब थोड़ा कवरिंग की तरह होता है, वायर के ऊपर पहले से चढ़ा दिया जाता है। फिर हॉट गन से, हॉट गन मतलब आप समझते हैं जहाँ से हॉट एयर्स निकलती हैं, उनको हम उस पर फ्लो कराते हैं ना, तो पूरी तरह से वायर में चिपक जाता है। तो वो क्या करता है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी उसको बढ़िया से सील कर देता है, ठीक है। तो हम टेम्परेचर से उसको बचा लेते हैं। फिर वायर की शील्डिंग भी की जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शील्डिंग क्या होती है। वायर की शील्डिंग हम इसलिए करते हैं ताकि किसी भी तरह से वायर एक दूसरे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। शील्डिंग होती क्या है, तो आप याद रखिएगा, वायर की जो केबल्स होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, उन पर एक इंसुलेटर चढ़ा जाता है और उन इंसुलेटर्स के ऊपर एक मेटेलिक ब्रेडेड कवरिंग की जाती है, ठीक है। इसलिए की जाती है ताकि किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसे ग्राउंड किया जा सके, वो किसी और वायर के साथ इंटरकनेक्ट होकर के हमारे डेटा को डिस्टर्ब ना करने पाए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो EWIS होता है उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाता है। यह नहीं होता है कि आप जैसे मन करे वैसे इंस्पेक्शन कर लिए, जैसे मन किया वैसे मेंटेनेंस कर दिया। हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट होता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम EWIS का इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे कि क्लैंपिंग पॉइंट्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे से चेक करते हैं, कनेक्टर्स को चेक करते हैं, टर्मिनल्स को चेक करते हैं, बैक शेल्स को चेक करते हैं, किसी भी तरह का कॉन्डिट या जो स्लीव हमने चला रखा है उसके डैमेज को चेक करते हैं, और जितने भी ग्राउंडिंग पॉइंट्स होते हैं जहां पर भी हमने कोई चीज ग्राउंड कर रखा है उसको स्पेशली चेक किया जाता है। इसे 3 तरीके से चेक करते हैं। पहला होता है जनरल विजुअल इंस्पेक्शन, या GVI से कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, जनरली आपने आंखों से चीजों को देख लिया, जितनी भी चीजें थी उसे बोलते हैं जनरल विजुअल इंस्पेक्शन। दूसरा होता है स्टैंड अलोन जनरल विजुअल इंस्पेक्शन, यानी किसी एक पार्ट का अच्छे से विजुअल इंस्पेक्शन करना। और तीसरा होता है डिटेल्ड इंस्पेक्शन करना, यानी कि अगर आप जनरल विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप क्या करेंगे, उसे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी हमारा वायर है या जो कुछ भी चीज़ें हैं जहाँ पर मेंटेनेंस करते हैं उसे साफ सुथरा रखना EWIS का एक स्टैंडर्ड है कि हर चीज़ को साफ सुथरा रखा जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपके इस जो सब मॉड्यूल 7 है यानी EWIS वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या फिर इससे पहले के चैप्टर्स आपको पढ़ने हो तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके आगे की भी सारे वीडियोस में बनाऊंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, सबको शेयर करो ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।